चीन को टक्कर देते हुए भारत की राह वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण की पूरी करेगा। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार के द्वारा वर्ष 2047 में विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, आज हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि क्या वाकई में इन 10 सालों में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार हुआ है क्या, जिसकी वजह से भारत सरकार इस तरह के सपने दिखा रही है। चलिए, भारत का सपना देखते देखते हम पड़ोसी मुल्क की भी चर्चा पैरेलली करेंगे। पाकिस्तान नहीं, चीन की चर्चा करेंगे। जी हां साथियों, क्योंकि चीन ने भारत के साथ ही लगभग आजादी पाई थी। बहुत ही बेकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच बढ़ना शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते आज वो भारत से बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगर नंबर्स में बात करें तो लगभग 5 टाइम्स ऊपर जीडीपी लेकर बैठा है। और भारत से दुनिया में अगर भारत 5वें नंबर पर इकोनॉमी बढ़कर बैठा है तो वो दूसरे नंबर पर बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। तो आज के सेशन में हम चीन के अंदर किस तरह से ये ग्रोथ हुई उसको रेफरेंस में लेने वाले हैं। और भारत ने आजादी से जस्ट पहले, आजादी के बाद की सरकारों में, अटल जी के काल में, यूपीए के काल में और वर्तमान मोदी सरकार के काल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए, किस प्रकार से बजट के खर्चे किए और आज की सरकार का यह एनालिसिस कि आप जो कह रहे हैं क्या वो वाकई हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बढ़ती हुई इकोनॉमी में यह कहना कि चीन को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो भारत है, इसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि चीन ने जो कर दिखाया इन सालों में वो सारा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते। उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दिया अपनी बढ़ती आबादी के साथ कि उसने दुनिया के सामने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना के प्रेजेंट कर दिया। चाहे वहां की सड़कें हो, रेल हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब चीजों में वो बहुत तेजी से आगे निकल गया। यानी कि भारत जिस समय ग्रो करना शुरू कर रहा था, हमने इकोनॉमी के टर्सरी सेक्टर को पकड़ लिया, वो सेकेंडरी सेक्टर पर काम करके बहुत तेजी से मजबूती के साथ अपनी नींव को आगे बढ़ाते हुए ले गया। हालांकि भारत इन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में लेट जगह है, लेकिन दुरुस्त जगह है। आज के सेशन का कंक्लूजन मैं अभी दे रहा हूं। चलिए विकसित भारत के इस सपने की सच्चाई को शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। चर्चा करते हैं वर्ष 1947 से पहले के भारत की। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी देश की कुछ प्राथमिकताएं रही होंगी और जब अंग्रेज हम पर शासन करके गए थे तब उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से भी देश में कोई ना कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा ही होगा। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कच्चे माल के लिए उन्होंने हम पर शासन किया था। कच्चे माल के लिए उन्होंने हम पर शासन किया तो कच्चे माल की ढुलाई के लिए उन्होंने रेलवे का नेटवर्क विकसित किया। रेलवे के नेटवर्क को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से डेवलपमेंट में उन्होंने तमाम प्रयास किए। यही तो कारण है कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे जो बड़े शहर हैं ये ट्रेन से जुड़ गए। और तो और पहाड़ी इलाके भी, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी उन्होंने रेल नेटवर्क से जोड़ दिया था। उनके काल में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मूवमेंट के लिए भी, और जब वो चल रहे हैं तो आप और हम भी चल रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा काम उस समय रोड निर्माण पर किया। अच्छा, क्या केवल ब्रिटिशर्स ने किया? नहीं साहब, इतिहास में आप ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम कैसे भूल सकते हैं जो कलकत्ता, दिल्ली, पेशावर को जोड़ती है। लेकिन उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी का मतलब पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने मुंबई, आगरा, पुणे, बड़े शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों को सड़कों से जोड़ने का बड़ा बड़ा काम उठाकर करना शुरू किया। मतलब आप यह पकड़िए कि 1850 तक भी भारत में 2500 किलोमीटर की सड़क बन गई थी। अर्थात जब अंग्रेज यहां थे तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अपने फायदे के लिए, कौन सा फायदा, ताकि वो भारत से कच्चे माल की ढुलाई करके अपने देश ले जाएं, पका माल लेकर आए सड़कों से और ट्रेन से ले जाकर दूर दराज के क्षेत्रों में बेच सकें। यानी ये तो स्पष्ट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल का, रोड का बड़ा महत्व है। अगर आप तेजी से ढुलाई कर पाएंगे तो फिर आप संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। यह काम होता रहा, देश की आजादी भी हुई। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हम बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। जहां एक और हम अंग्रेजों के लिए केवल कच्चे माल का कारखाना और एक बाजार थे, हमारे पास आजादी के बाद हमें अब कच्चे माल से पक्का माल भी खुद ही बनाना था और अपने लोगों की गरीबी भी खुद ही दूर करनी थी। यानी देश ने आजादी के बाद एक्सट्रीम पावर्टी, और एक्सट्रीम पावर्टी के हद तो यह कि हम अनाज की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे। साथियों, देश की आजादी के बाद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा नहीं था।
ऐसी स्थिति में देश विकास की कौन सी राह पकड़े? अनाज, सब्जी, दाल, दूध इनका उत्पादन बढ़ाए या फिर बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेस हाईवेज इनका निर्माण करे? हमने बुनियादी जरूरतों की पालना करने की सोची और यही हुआ। एक हद तो यह हो गई कि जब भारत के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा, आपको वो दौर याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी का शासन हुआ करता था, देश में अनाज की इतनी किल्लत थी कि एक वक्त का भोजन करके हम सैनिकों को अनाज भेजते थे कि आप युद्ध लड़िए, और जब ही जाकर नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। और वही दौर था जब भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया और उसके बाद आज अनाज में हम दुनिया भर की भूख भर रहे हैं। यानी भारत ने बहुत बुरा टाइम देखा है साथियों। ये वो दौर था जिस समय भारत को अनाज की सख्त जरूरत थी। अमेरिका ने हमें मना कर दिया कि हम अनाज नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे मित्र पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से लड़ाई के लड़ने पर जब नेहरू जी ने अनाज मांगा उनसे कि साहब हमें अनाज की जरूरत है, अनाज दीजिए, तो उन्होंने सुअरों को खिलाने वाला PL 480 अनाज हमें दे दिया, जिसमें कि खरपतवार के रूप में उगने वाली पार्थेनियम घास है ना, वो उस गेहूं के साथ मिलकर इंडिया चली आई थी और जो आज आपको बहुत जगह पर खरपतवार के रूप में उगई दिखाई देती है। खैर, आते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत ने डेवलपमेंटल बहुत सारे चैलेंजेस देखे नेहरू जी के काल में। भारत के अंदर चाहे फिर वो IITs हो या फिर आज जो इन PSUs को हम बड़ा होते हुए देखते हैं उनका एलिमेंटल रूप से डेवलपमेंट हो, ये सब काल देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में भारत ने अपने दौर में हरित क्रांति देखी, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी में धीरे धीरे श्वेत क्रांति आती गई और देश धीरे धीरे पहले भूख से लड़ा और फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक छोटी सी गलती कर ली थी। क्या गलती कर ली थी? असल में ना हम लोग बड़े डरे हुए लोग थे। हम इस बात से डरे हुए थे कि देश ने इतने साल तक गुलामी देखी और गुलामी का बड़ा कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कल को ऐसा ना हो कि किसी और कंपनी को हम अपने यहां आने दें, वो हमें फिर से गुलाम बना ले। तो हमने नेचुरली अपनी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी बनाया हुआ था, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, कि हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि आप अगर क्लोज इकोनॉमी रखते हैं तो फिर आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी कहां से? आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा कैसे? विदेशों के साथ व्यापार करेंगे कैसे? और जब तक व्यापार नहीं करेंगे तो अपनी इकोनॉमी को उठाएंगे कैसे? क्लोज इकोनॉमी की मानसिकता से हम बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे हैं। खैर, क्लोज इकोनॉमी पर भी आएंगे। हमने चर्चा करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने कैसे कैसे सुधार किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे एक जो गलती हुई वो क्या थी, मैं अभी उस पर आता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत मानी जाती है 1934 के अंदर इंडियन रोड कांग्रेस के गठन के साथ, जिसने 1943 में इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी की जयकार कमेटी के साथ 20 साल का रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें 1943 से 63 के बीच में रोड नेटवर्क को 5,32,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। 1961 में इस प्लान को अगले 20 साल के लिए भी लॉन्च कर दिया गया कि रोड नेटवर्क को डबल किया जाएगा। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर जस का तस खड़ा रहा, क्योंकि बिना पैसे के काम कहां होता है साहब, और इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमी की बड़ी स्थितियों से गुजर रहा था। हालांकि हम में बहुत ज्यादा जिजीविषा थी, बहुत ज्यादा दृढ़ता थी, हमने विकास के लिए चुनौती को स्वीकार किया था। जो लोग हम पर यह सोचते थे कि एक दिन भारत फेल हो जाएगा, हमने उनके सामने अपने आप को खड़ा करके दिखाया था। 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इसमें शुरुआती लाभ तो दिया, लेकिन उसने हमें बहुत ज्यादा नुकसान दिया। क्या नुकसान दिया? असल में क्या था कि भारत ने यह सोचा कि जिस तरह अंग्रेज समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं, तो क्यों ना हम भी समुद्र के किनारे कुछ शहरों को विकसित करें और ऐसी जगहों को विकसित करें जहां से मतलब एक्सपोर्ट भी आसानी से हो जाए और उसके आसपास उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से उपयोग किया जाए। तो कच्चा माल मान लीजिए कि हमारा निकल रहा है बिहार, झारखंड, उड़ीसा में, तो इस कच्चे माल को ले जाने के लिए सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, यहां से लेकर आपकी फैक्ट्री तक की माल ढुलाई को सरकार देखेगी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत हमने बहुत सारे कोस्टल सिटीज डेवलप कर लिए, क्योंकि फैक्ट्री वालों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बसाना शुरू कर दिया। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जिसने भारत के साथ में जो सबसे बड़ा धोखा किया वो क्या था कि भारत सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको जहां पर अपनी फैक्ट्री बनानी है बनाइए, मिनरल्स की जरूरत है तो जो किराया है ना उसको भारत सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध कराएगी। तो भाई साहब सब लोग अपने अपने घरों में फैक्ट्री लेके जाएंगे और कोस्ट पर जाकर के फैक्ट्री बनाएंगे, ताकि ऐसा हो कि कोस्टल जगह से एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। विचार तो उस समय अच्छा था, लेकिन उसी विचार का खामियाजा आज बिहार और उत्तर प्रदेश भुगत रहा है।
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य, पश्चिम बंगाल, जो आज सबसे बड़ा नुकसान भुगत रहे हैं ना, वो इसी फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का है। और जब कोस्टल राज्यों को आप कहते हुए सुनते हैं कि हम तो जीएसटी इतना देते हैं, महाराष्ट्र कहता है मैं सबसे बड़ा जीएसटी देता हूं, कर्नाटक कहता है मैं देता हूं, गुजरात कहता है मैं देता हूं। अरे भैया, आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप गुड्स बनाते हैं, और गुड्स बनाने के पीछे असली कारण कौन है? सरकार की वो नीति जिसमें सरकार ने कहा था माल तो हम पहुंचाएंगे सब्सिडाइज्ड कीमतों पर, कच्चा माल पहुंचता रहेगा, आप तो बढ़िया से बनाइए। तो लोगों ने एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर शहर बसा लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यानी एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने भी डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेल नेटवर्क से माल पहुंचाएंगे, इस तरह का बात किया। कोस्टल सिटी हमारे बढ़िया से डेवलप हो गए, लेकिन बहुत सारे राज्य हमारे पिछड़ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी दिक्कतें लेकिन जस की तस बनी रही, क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी को लेकर चलते रहे। आजादी के 45 साल बाद तक भारत की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर सरकारों के हाथ चलती रही। आप विचार कीजिए 1992 का जब एलपीजी रिफॉर्म आया था, उससे पहले भारत सरकार के अंदर जबरदस्त तरीके से लाइसेंस राज चला करता था। पहले आप परमिशन लेंगे, फिर आप विकास करेंगे। ठीक है, खैर ये सब चीजें एक दिन हटनी थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की, यानी देश के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एनएचएआई जिसे आप कहते हैं, उसने रेल नेटवर्क को मेंटेन करना, रख रखाव करने का काम शुरू किया। और उस एनएचएआई ने 1995 में जाकर प्राइवेटाइज्ड सड़कें बनाने का, कि आप पैसा लगाएं और आकर के हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सड़कें बनाएं, टोल आप वसूल करें, इन्वेस्टमेंट आप करें, सरकारी काम आपके साथ सरकार करेगी। यह एलपीजी रिफॉर्म के बाद था। ठीक है साहब, अब साथियों एक बड़ा सवाल यह बनता है कि जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रो कर ही रहा है, 1990 में जो था वो वहां से आगे 2000 में और ज्यादा बड़ा हो गया, 2000 में जो था वो 2010 के अंदर ज्यादा हो गया, 10 से अब हम 24 की तरफ जा रहे हैं और निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? कॉमन सेंस लगाने की यह जरूरत है कि दुनिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, अगर कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सीमेंट बनाने वाला काम, लोहे के सरिये बनाने वाला काम, प्लास्टिक का काम, आयरन के साथ साथ और भी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सामान है, उन सब के लिए कोई ना कोई कंपनी, पेंट वाली कंपनी, स्विच बनाने वाली कंपनी, सप्लाई देने वाली, पाइप बनाने वाली, ये सब कंपनी भी सीधे में सीधे ग्रो करने लगती हैं। और जब ये ग्रो करने लगती हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो करने लगता है। जो रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बन गया है, यानी कि उसका मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। दैट मींस आने वाले टाइम में इंडिया का जो मार्केट साइज है वो और बड़ा होगा। प्रिडिक्ट भी यही किया जा रहा है कि जल्दी ही ये आने वाले कुछ सालों में $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का बनने में इसने मात्र 6 महीने का समय लिया है। तो आप और हम इसका केवल न्यूज ही सुनेंगे या कोई फायदा भी उठा सकते हैं? तो देखिए, ऐसा होता है ना कि आप या तो शेयर मार्केट में जाकर के पैसा बनाएं, क्योंकि ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स पर भी निवेश कर सकते हैं, जो कि कहते हैं ना कि मतलब म्यूचुअल फंड सही है अगर आपने विज्ञापन सुना हो। तो मैं कुछ आपको म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा हूं जिनमें आप केवल ये देखें कि पिछले सालों में किस तरह से, 4 साल में, 5 साल में इन्होंने कितना % ग्रो किया है। जब इतना परसेंटेज इन कंपनीज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं ये ग्रो कर रही हैं, तो दैट मींस कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, तो इंडिया के ग्रोथ के साथ साथ ये कंपनी के स्टॉक भी ग्रो करेंगे। बाकी मर्जी आपकी होती है कि आप अपने इस यात्रा में, जब देश ग्रो कर रहा हो, आप कैसे ग्रो करें। आपके अपने तरीके हो सकते हैं। आप अपनी कंपनी डालकर बैठ जाएं, ऐसा ही काम करना शुरू करें, लेबर सप्लायर बन जाएं, या कोई बड़ा टेंडर आप उठा लें, या फिर कोई बड़ी मशीनरी आप ले आएं, जो जिसको जैसे समझ में आए। इस पूरी यात्रा में आप भागीदार बन सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है कि आप देश को कैसे आगे देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज तो तय है, आप और हम अब तक जितनी भी चर्चा सुने हैं, उस चर्चा में कहीं ना कहीं ये तो आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि जितने रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स अल्टीमेटली भारत को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। चाहे एनएचएआई की स्थापना हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे भारत की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हो, ये सब चाहते क्या है? देश का विकास हो। इसी तरह से आज का दौर चल रहा है इंटरनेट का, आज का दौर चल रहा है एआई का, आज का दौर चल रहा है कंप्यूटर क्रांति का। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड और एडवांसमेंट में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और टेक और डेटा
इस समय बड़ी भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निभा रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन का उदाहरण ले लीजिए। आज ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना हो उसके लिए सिस्टम चाहिए कि ट्रैफिक सिस्टम अपग्रेड कैसे होगा, इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाया जाए, कंप्यूटर और डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कैसे किया जाए। ऐसे में अगर फ्यूचर में होने वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हाई क्वालिटी टेक एजुकेशन का रोल देखा जाए तो वो बड़ा रोल है। देखिए, आपको यहां तक तो समझ में आ चुका है कि भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म से पहले का जो कालखंड है ना, वो लगभग उलझता जूझता सही कालखंड है। क्लोज इकोनॉमी चल रही है, हमारे लाइसेंसी राज चल रहा है, सरकार के द्वारा विकास के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनता को, क्योंकि 1991 में यह हालत हो गई थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। यानी कि जब पैसा हमारे पास ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित करेंगे। ये तो सब हम लोग लग्जरी में लेते हैं ना कि हाईवे बनना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे बनना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए। आज भी लोग बुलेट ट्रेन पर तो ये कहते हैं इतना करोड़ बुलेट ट्रेन पर लगा रहे हो, इतना पैसा मेट्रो पर लगा रहे हो, क्या जरूरत है, बुनियादी सुविधाएं दो, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा तब आदमी आगे ग्रो करेगा। मतलब हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लग्जरी के रूप में लेते हैं, जरूरत के रूप में नहीं लेते। देश ने पैसा देखा 1992 में, यानी जब एलपीजी रिफॉर्म हुए, धीरे धीरे दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। और तो और हमारे देश के जो पैसे वाले लोग थे ना, वो साथ में आए सरकार के, बोले सरकार लिबरलाइज कर रहे हो तो बताओ अपनी कंपनी पर से थोड़ा हक हमें दोगे। बोले हाँ लो यार। तो बोले प्राइवेटाइज करोगे, बोले करो भाई। तो प्राइवेटाइज के नाम पर हमने अपनी पीएसयूज के शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया और प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट शुरू किया। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब पैसा आने लगा। पैसा आने लगा से मतलब आज जो आप सड़कों पर टोल लगा हुआ देखते हैं, जनरली वो टोल एनएचएआई के साथ किसी प्राइवेट फर्म ने लगाया हुआ होता है। एनएचएआई कहती है कि भैया आइए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, जमीन हम दिलवाएंगे, लैंड एक्विजिशन करवाएंगे, आप यहां पर सड़क बनाइए, पैसा अपना लगाइए और आने वाले 20 साल में सूद समेत और ग्रोथ के साथ में आप इस पैसे को ले जाइए। तो एक तरह से सरकार फैसिलिटेटर हो गई और इन्वेस्टर आ गया। ये सब एलपीजी रिफॉर्म के बाद हुआ, देश ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। और इसी के बाद का जो कालखंड है ना इंडिया का, उसके बाद तो इंडिया एकदम बनकर आगे निकल चुका। मतलब 7-8% की एवरेज ग्रोथ के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो चर्चा करते हैं 1992 के इकोनॉमिक रिफॉर्म और उसके बाद में जो अटल जी का कालखंड आया उस कालखंड की। ठीक है, तो देश के अंदर धीरे धीरे से सुधार होने शुरू हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कालखंड का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो 2 बड़े काम किए थे, जिनमें आप परमाणु परीक्षण को काउंट करते हैं और कारगिल युद्ध के जीतने को काउंट करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा काम किया था और वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का। जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे उसकी बातें आज बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर वाकई में आकलन किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उन्होंने ध्यान दिया था वो बहुत गजब का था। साल 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अटल जी ने शुरुआत की थी। अटल जी ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में स्वर्णिम चतुर्भुज, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इसको याद करते थे कि किस तरह से 4 बड़े शहरों को जोड़ना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ करके हाईवे से आपस में कनेक्ट करना। आज दिल्ली मुंबई के बारे में अपन सुनते हैं कि मात्र 12 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। पहले सोचने के लिए ही समय लगता था कि यार कौन जाएगा, इतना दूर जाएगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये सबसे पहला ख्वाब देखना काम शुरू किया अटल जी ने और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को काम के रूप में शुरू किया। साल 2012 तक इसको पूरा किया। 5900 किलोमीटर की लंबाई वाले 2, 4, 6 लेन हाईवे रोड प्रोजेक्ट के बनकर शुरू हुए इसके अंदर, यानी कि स्वर्णिम हाईवे चतुर्भुज के अंदर ना केवल बड़े शहरों को जोड़ने का काम किया बल्कि 28 छोटे बड़े शहर और इन सड़कों के माध्यम से, इन्हीं सड़कों के माध्यम से जोड़ दिए गए। साहब ये बात हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट और लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट में था कि स्वर्णिम चतुर्भुज तो बनेगा ही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को और इधर से पूर्व से लेकर पश्चिम को, यानी गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को शुरू करवाया। कश्मीर से कन्याकुमारी का प्रोजेक्ट तो इस साल पूरा हो रहा है। इस तरह से अगर बात करें तो भारत के अंदर सड़कों के निर्माण पर अटल जी ने जबरदस्त ध्यान दिया। और देखो, देश का जो पहला एक्सप्रेस हाईवे है ना, जिस पर गति एकदम धुआंधार चलती है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वो भी साल 2002 में अटल जी के कार्यकाल में ही बना था। उन्हीं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमीरों के लिए हाईवे बन गए साहब, गांव वाले कहां जाएंगे, तो गांव वालों के लिए उन्होंने योजना चलाई अटल ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत गांव के छोटे छोटे गांवों को, छोटे छोटे गांव जो कच्चा माल पैदा करते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं, शहर आते हैं रोजगार के लिए, उन्हें मेन हाईवे से जोड़ा गया। और साथियों, मेन हाईवे से जोड़ने का यह काम अटल जी के काल में हुआ। यानी अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड डेवलपमेंट में काम किया, वो जैसे आज गडकरी जी का काम आप याद करते हैं, वो अटल जी के कालखंड में
सोचिए कि जबरदस्त लेवल पर काम था। सोचिए देश की जो पहली मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो सर्विस का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इनॉग्रेशन भी हुआ, वो भी अटल जी के कालखंड में हुआ। भारत के अंदर बीएसएनएल का जो आज आप काम सुनते हैं, हालांकि बीएसएनएल अब तो संघर्ष ही कर रही है, लेकिन बीएसएनएल की जो सेवा शुरू हुई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, वो भी अटल जी के कालखंड में हुई। इसलिए अटल जी को मतलब आधुनिक काल के अंदर मॉडर्न टेलीकॉम के फादर के रूप में कंसीडर किया जाता है। भारत में शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो मौलिक अधिकार सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, वो भी अटल जी के कालखंड में हुई। यानी कि अब यह दौर ना केवल शिक्षा की बात कर रहा था, कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, संचार की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, और इसी से सवार होकर के बीजेपी सोच रही थी कि अब तो इंडिया शाइन करने वाला है। यही कारण है कि 2004 के आम चुनाव में जब बीजेपी चुनाव के लिए उतरी तो उन्होंने शाइनिंग इंडिया कैंपेन चलाया कि भाई इंडिया शाइनिंग हो रहा है और साहब शाइनिंग इंडिया के नाम पर हम वोट मांगेंगे, जनता को पता चलना चाहिए कि हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। बीजेपी चुनाव हार गई, यूपीए सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। देश में साथियों जिनकी भी सरकार रहती है, निश्चित ही वो देश की प्रोग्रेस के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सरकारों का प्रोग्रेस के लिए अलग अलग मायने होते हैं। किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता है, जैसे अटल जी के कालखंड में रही 1990 से 8 से लेकर के 2004 के बीच में। यूपीए के लिए जो सामाजिक उत्थान है कि भाई सोशल अपलिफ्टमेंट कैसे करना है, सभी के पास रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, मनरेगा कैसे काम करे, इन सब पर काम करना है। हर सरकार अपनी प्रायोरिटी सेट करती है कि मुझे इस सेक्टर के अंदर काम करना है। मनमोहन सिंह जी आए, ये वही मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म के अंदर, जब नरसिम्हा राव सरकार हुआ करती थी तब ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, इनकी सलाह से पीवी नरसिम्हा राव साहब ने अपने देश में एलपीजी चालू किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चालू किया था। तो आपने अब देश को, क्योंकि देश अब गति पकड़ चुका था, देश के अंदर निरंतर ग्रोथ की कथाएं कही जा रही थी, तो चलिए अब बोले सबके लिए सामाजिक उत्थान का काम भी शुरू करना है। 2004 से 14 के काल में यूपीए की सरकार सत्ता में रही और इस दौरान उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या किया, आज के सेशन में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, सोशल डेवलपमेंट पर अगर आप चाहेंगे तो अलग से कर लेंगे, ठीक है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रहे उसमें रूरल हेल्थ की दिशा में सुधार करना है, आशा वर्कर्स रोजगार देना है, ग्रामीणों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार करना है, भारत निर्माण योजना की शुरुआत करना जिसके अंतर्गत सिंचाई, जल, पीने का पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल जैसी बेसिक सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना है, इनकी बात कही गई। यूपीए सरकार ने लघु उद्योग जैसे एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इसके ऊपर काफी सपोर्ट किया, इनको काफी सपोर्ट किया, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला सेक्टर बने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो भी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज उत्पादित होगी तो ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके। अगर आज बिजली नहीं है तो फिर कोई इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, अगर आज सड़कें नहीं है तो इंडस्ट्री से बना हुआ माल पोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर पोर्ट नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसे हो पाएगा। सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो एक सरकार अगर कुछ बना रही है तो दूसरी सरकार वहां जाकर के अपने द्वारा प्रोडक्शन का काम कर रही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के अंदर यूपीए सरकार में गुरुग्राम के अंदर डीएलएफ, जैसे कभी आप अगर दुबई जाएं तो वहां पे एमआर दिखाई देता है, ईएमए जो अपने कश्मीर के अंदर मॉल बनाने वाला है। ऐसे ही गुड़गांव जाएंगे तो आपको डीएलएफ दिखाई देता है, हुडा सिटी सेंटर। ये सभी उसी कालखंड में पैदा हुए। दिल्ली के अंदर यूपीए सरकार के दौर में ये बहुत तेजी से बढ़े। नोएडा, गाजियाबाद, एनसीआर रीजन में इंडस्ट्रियल हब बनना शुरू हुआ। मेट्रो नेटवर्क जो पहले अटल जी के सामने शुरू हुआ था, अब वो तेजी से एक्सपेंड होने लगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो अटल जी ने शुरू किया था वो इस कालखंड में पूरा हुआ। यानी कि सरकारों ने एक दूसरे के काम नहीं रोके। जैसे यूपीए गवर्नमेंट में मनरेगा आया तो फिर यह नहीं था कि मोदी जी के कालखंड में वो रुक गया, बस प्राथमिकताएं बदल जाती हैं कि कौन किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल को, डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए यूपीए सरकार ने एफडीआई में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को निवेश के नियम सरल कर दिए कि आप आइए और पैसा लगाइए, प्रोजेक्ट में 100% तक पैसा लगाइए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेजी से होता रहे, ठीक है। हालांकि इस दौर में मनमोहन सिंह जी की एक बड़ी उपलब्धि रही जब देश 2008 की मंदी को झेल गया, जिस समय अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब हो गई थी। हमारा देश उस स्थिति को भी पार करते हुए आगे निकल गया और देश उस कालखंड में दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर के आया। पावर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 1,12,000 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन जो 2004 में था वो इस कालखंड में बढ़कर के 2,34,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बाकी अगर हम डेटा यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का निष्कर्ष निकालें तो 2004 से 4 में दुनिया के अंदर भारत 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, वो 2014 में 2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आ गया। और अगर हम बात करें डेटा के ऊपर कि किस प्रकार से हमने एनुअल बजट को बढ़ाया,
तो पता चलता है कि जहां हम 2004 के अंदर 4.71 लाख करोड़ का बजट रखते थे, वार्षिक बजट, 2014 में बढ़कर के हमने 231% की बढ़ोतरी के साथ 15.59 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट लागू किया। लेकिन इसमें जो बजट था, उस बजट का डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स कलेक्शन कैसे हुआ, इसका खर्चा कहां हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किससे होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जिससे कि रेलवे बनेगी, रोडवे बनेंगी, सी पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनेंगे। इन पर जो निवेश था ना, वो इस दौर में थोड़ा कम रहा। 2004 में कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 1.09 लाख करोड़ था, जो टोटल बजट का उस समय 23% था। वही 2014 में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.88 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो टोटल बजट का 12% था। यानी टेक्निकली पहले जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर 23% तक धन खर्च हो रहा था, वो यूपीए गवर्नमेंट में 12% रह गया। यानी यूपीए गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कम खर्च किया गया। यानी 10 सालों में बजट का अमाउंट तो बढ़ा, लेकिन कुल की तुलना में वो कम रहा, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी नहीं दिखी जो तेजी बाद के काल में दिखी। मतलब बाद के काल का अर्थ है 2014 के बीच का काल। आप इसको ऐसे समझिए कि 4 से 14 के बीच में भारत ने 940 किलोमीटर के ही एक्सप्रेस हाईवे बनाए थे। नेशनल हाईवे की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 26,000 किलोमीटर के ही नेशनल हाईवे बने थे। यूपीए सरकार का इन्वेस्टमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कम हुआ, जिसका बहुत बड़ा कारण था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस का इजी नहीं होना। यानी कि सरकार को अगर निर्माण करना है तो जमीन चाहिए, जमीन के लिए कानून बनाने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार किसानों के साथ कोई ढंग की बात नहीं कर पा रही थी, जो भी तमाम प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं उस समय रही हो, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अटकते रहे। लेकिन 2014 के जब इलेक्शन हुए तो उस दौर में, हाँ, इस दौर में एक कालखंड और हुआ कि इस दौर में यूपीए सरकार पर बहुत सारे घोटालों का आरोप लगा। इन्हीं घोटालों के आरोप में 2014 के अंदर जब दोबारा आम चुनाव हुए, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी विद फ्लाइंग कलर्स जीत करके प्रधानमंत्री बनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि अटल जी के कालखंड में जब 23% जीडी मतलब कुल बजट का खर्च हो रहा है, यूपीए के कालखंड में 12% हो रहा है, तो इसको वापस वहीं पहुंचाना है। और जब देश के अंदर अब बजट साइज बड़ा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसा खर्च करोगे, तो ज्यादा तेजी से ग्रो करोगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से पैसा खर्च करवाया। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2047 को टारगेट किया कि देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। डेवलप्ड बनाना है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे प्राइमरी सेक्टर में हम बढ़िया उत्पादन करते हैं, टर्सरी सेक्टर में हम बढ़िया सर्विसेज देते हैं। आज इंटरनेट क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो भारत उसमें मसीहा बनकर बैठा है। लेकिन उसका जो मिडिल वाला पाथ है ना, जहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसमें हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। तो जो मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट चलाए गए, तो ये सब चीजें इस कालखंड में करना जरूरी था। तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा काम किया। तो इस 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुए, अब उस पर आपकी एक बार नजर डलवाते हैं। तो साथियों, रोड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सब रोड डेवलपमेंट के हीरो बनकर आए नितिन गडकरी जी। उन्होंने रोड डेवलपमेंट का एक बड़ा अपने आप को एक फेज बना लिया कि नितिन गडकरी जी मतलब रोड डेवलपमेंट। टाइमलाइन के अंदर, रिकॉर्ड टाइमलाइन के अंदर सड़कें बनना शुरू हुआ। 2014 से लेकर 2024 तक भारत के एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 4 गुना बढ़ गई। यानी 2014 तक जितनी एक्सप्रेस वे देश ने आजादी से लेकर बनाए थे, उससे 4 गुना ज्यादा लंबाई के एक्सप्रेस हाईवे पिछले 10 सालों में बना दिए गए। यानी लगभग 9500 किलोमीटर की लेंथ के हम लोगों ने 2 सालों की, मतलब पिछले सालों के अंदर एक्सप्रेस हाईवे बना दी। और आने वाले 2 सालों में और तेजी से ये बढ़ते हुए जाएंगे और तेजी से आगे कंप्लीट होते चले जाएंगे। मतलब एक तरह से ये समझिए कि एक्सप्रेस हाईवे, जिससे कि बेरोक टोक तरीके से गाड़ियों की गति हो सके, माल बहुत अच्छे से इधर से उधर ढुलाई कर सके, वो तेजी से निर्माण हुआ। और तो और ये नहीं था कि बड़े शहरों को टारगेट किया गया, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए थे, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे हुआ, इनके ऊपर भी जबरदस्त तरीके से काम हुआ। ये तो हुई नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे की बात। नेशनल हाईवे की बात करें तो इसमें पता चलता है कि 10 सालों में भारत ने नेशनल हाईवे की लंबाई 60% बढ़ाई है। 2014 में जहां 91,000 किलोमीटर की मतलब वो थी, सड़क था, नेशनल हाईवे था, 2023 में वो 1,46,000 किलोमीटर की लंबाई तक पहुंच गया। वहीं रूरल एरिया में पिछले 10 सालों में 3.47 लाख किलोमीटर की सड़कों की लंबाई बढ़ी है, जो कि 2017 में लॉन्च हुए एक्सटेंसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 15,500 किलोमीटर की सड़कें और बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट का टारगेट कुल मिलाकर के गांवों से गुड सप्लाई को लेकर के और तेजी से उद्योग धंधों तक पहुंचाना है। और इस काम को करते हुए नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आज भारत अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा रोड नेटवर्क रखता है।
अब बात हो गई रोड नेटवर्क की, तो अब बात करते हैं रोड नेटवर्क के बाद में क्या केवल रोड ही रोड बनी है, क्या भारत ने रेल नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, इस पर कुछ किया है कि नहीं किया है? तो सुनिए साहब, भारत ने एक साहब बड़ी, जब से विदेशों के अंदर ट्रेन देखते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर सी ट्रेन दिखाई देती हैं, तो जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं उसमें भारत ने वंदे भारत लॉन्च की। वंदे भारत ने भाई साहब रेलवे की एक तस्वीर सी बदल दी, और रेलवे के अंदर जो नए कोचेस आए, जो लाइट कोचेस आए, जिससे कि ट्रेन की गति बढ़ी, ट्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ी, जर्क लगना कम हुआ। रेलवे ने मूलभूत रूप से बहुत सारे परिवर्तन अपने अंदर किए, और उसका परिणाम आप देखिए कि देश ने टारगेट बना रखा है कि आने वाले समय में 2030 तक भारत के अंदर लगभग 800 सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। कौन सी? वंदे भारत ट्रेन चलने वाली हैं। ऑलरेडी भारत के अंदर धुआंधार लगभग अब तो हर शहर सुनता जा रहे हैं अपन की वंदे भारत से कनेक्ट होता ही जा रहा है, प्रधानमंत्री झंडे दिखाए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे ने मॉडर्नाइजेशन के अंदर और जो मुकाम हासिल किए वो था इलेक्ट्रिफिकेशन का। जहां एक और ट्रेन को हम डीजल से, कोयले से चलता हुआ देख रहे थे, अब उन इंजन्स को इलेक्ट्रिक इंजन से चेंज करने का काम था। 2014 के बाद इसमें जबरदस्त तेजी आई। रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा, जो लगभग पूरा होने ही वाला है। मतलब आप स्थिति ये देखिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद रोड नेटवर्क के साथ साथ रेल नेटवर्क भी, और तो और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिससे माल भाड़े की केवल पटरियां मालगाड़ी के लिए, यह भी कंप्लीट हुआ इस कालखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए गए बजट के कारण। पिछले 10 सालों के अंदर मेट्रो पर भी जबरदस्त काम हुआ। टारगेट है कि 2030 तक भारत के 30 शहर मेट्रो ट्रेन से चल रहे होंगे। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ का रैपिड रोड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे RRTS कहते हैं, वो 2026 तक पूरा हो जाएगा। मतलब कोई लगभग 10-12 लेन की सड़क है, जिसको देखकर यह लगता है कि पूरा हेलीपैड सा बना रखा है, गाड़ियां चलती हुई दिखती हैं। दिल्ली मेरठ अब ऐसा हो गया है कि बस आप गाड़ी में बैठे और अब तो आपको मेरठ ही उतरना है, रास्ते में कोई व्यवधान नहीं है, ताकि दिल्ली में नौकरी करने वाले लोग अगर मेरठ में भी रहते हैं तो वो वहां से अप डाउन कर सकें। दिल्ली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब का टारगेट है कि RRTS जैसी परियोजनाएं आसपास की जो NCR सिटीज हैं, चाहे फिर वो हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, उन सब के अंदर इसी प्रकार से कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, RRTS के तहत अगले चरण में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके शहरों को जोड़कर और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। यानी सड़कों के मामले में, रेल के मामले में, मेट्रो के मामले में गजब लेवल पर काम हुआ। इसके अलावा बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। 2014 में जहां देश में 74 एयरपोर्ट थे, इस बार 2024 में बढ़कर इनकी संख्या 158 एयरपोर्ट की हो गई। यानी कि जिसकी जिस तरह की जरूरत है, आने वाले समय में बुलेट भी जुड़ जाएगी, जिसकी जितनी समय की कीमत है उस हिसाब से यात्रा करे। ट्रेन से जाना है, सड़क से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, जैसे जाना है, सुविधाएं विकसित भारत में होती जा रही हैं। ये तो हुआ ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके साथ साथ एम्स की अगर संख्या की बात की जाए, जो कि एम्स का भी निर्माण जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है, पिछले 10 सालों में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई। साथ ही साथ हॉस्पिटल में एक परिवार को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया गया। हर घर में जल, हर घर में बिजली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली प्रोडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी चीज है। जल एक बड़ी चीज है। हर घर शौचालय जैसी भी चीजें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश की गई। यानी कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ वो इन सब चीजों पर खर्च हुआ। यूपीए सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए इन तमाम इनिशिएटिव्स को भी इस वर्ष में पूरा किया गया। बहुत से इनिशिएटिव सरकारें शुरू करती हैं, उनको भी इन्हीं कालखंड में पूरा किया गया। घरों तक हालांकि अभी तक 100% बिजली नहीं पहुंची है, लेकिन हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी इसी कालखंड में पूरा किया जाना है, लगभग पूरा हो चुका है। मतलब एक तरह से यह समझिए कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, RRTS हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस कालखंड में गजब का काम हुआ। तभी हम 2047 के लिए एक मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना देख पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए क्या प्लान किया? भारत कोल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी से अब बिजली खपत की पूर्ति कर रहा है। आपको मालूम है कि जब आप विकास करते हैं तो विकास के साथ साथ एनर्जी की बड़ी चुनौतियां होती हैं, और एनर्जी की चुनौतियों में भारत का जो बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली की चुनौतियों को कैसे झेलेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इस बड़ी बात का क्या समाधान है साहब? इस बड़ी बात का यह समाधान है कि भारत की जो बड़ी जनसंख्या है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पहले तो पहुंचाओ, और पहुंचा करके पावर कट की समस्या से निजात दिलाओ। इन दोनों ही चीजों में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है। पावर कट कम हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी तेजी से पहुंची है। अगर इस आंकड़े को हम देखें तो साल 2013-14 में कुल बिजली का उत्पादन 1020 बिलियन यूनिट का था,
जो कि 22-23 में 1620 बिलियन यूनिट का हो गया, जो 1750 बिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगा। एनर्जी सेक्टर में सोलर पावर ने गजब तेजी से वृद्धि की है। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखकर चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा गुजरात के कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लग रहा है। इसके अलावा राजस्थान के भड़ला में सोलर पावर प्लांट ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का ही हिस्सा बनकर चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, तभी तो भारतीय रेलवे के अंदर 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, अर्थात जितना कार्बन हम यूज करेंगे, पावर से हम कंज्यूम करेंगे, उसको उतना ही सोलर एनर्जी से बनाकर काम में लेंगे, यानी कि हम कार्बन उत्सर्जित नहीं करने वाले हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया जाएगा। मेट्रो नेटवर्क आरआरटीएस पूरी तरह बिजली से चलने वाला हो जाएगा। एक तरह से यह समझिए कि आप अगर एक बार मेट्रो से सफर 1 किलोमीटर का कर रहे हैं तो आप कार्बन इमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि कार्बन इमिशन मतलब कम कर रहे हैं। एक तरह से यह समझिए कि एक साल में 2.5 लाख टन कार्बन इमिशन को कम करती है मेट्रो रेल। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की बात करें ना, तो एक साल में 32 करोड़ लीटर फ्यूल की खपत कम करता है, क्योंकि आपको जाम में नहीं फंसना है, सूटासूट गाड़ियां चलती चली जाती हैं। अर्थात कुल मिलाकर के भारत कार्बन इमिशन को भी ध्यान में रख रहा है, सो दैट हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकें। 1 किलोमीटर अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं तो आप 32 ग्राम कम कार्बन इमिशन करते हैं, क्योंकि आप अपना व्हीकल लेकर जाते तो आप कितना सोचिए कार्बन इमिशन कर रहे होते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए 10 सालों में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चला, जिसमें भारत की 100 से ज्यादा सिटीज को बेसिक एमिनिटीज को बढ़िया करने का टास्क रखा गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने का काम किया गया, जिसके तहत भारत के हर कोने में सीमित समय के अंदर बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वो सब चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 67% काम को अभी तक पूरा किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई जैसे जो ओवर पॉपुलेटेड सिटी हो चुके हैं, जिसका बर्डन कम करना है, उसके लिए 8 नई हाईटेक सिटी बनाने की योजना चल रही है। इन सब उदाहरणों से हमें यह समझ में आता है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने इन दिनों देखी हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, कि मुंबई से अभी जो मुंबई वर्ले को लिंक करने वाला 5.5 किलोमीटर का जो समुद्र से होकर सी लिंक बना दिया गया, वो तो अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर का नजारा है। चिनाब नदी के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। अरुणाचल में जो सबसे ऊंचाई वाला फ्रंटियर हाईवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबॉल रेल पुल बन रहा है। जोजिला टनल, अटल टनल, उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर सड़क, अयोध्या सिटी प्रोजेक्ट, काशी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द्वारिका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे भारत के अंदर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट तो करेंगे ही, रिलीजियस टूरिज्म को भी साथ साथ बढ़ाने का काम करेंगे। यानी कि हम अगर पिछले 10 सालों के डेटा को समझें पैसे के हिसाब से, तो भारत 2 ट्रिलियन से तो 4 ट्रिलियन डॉलर की 10 साल में इकोनॉमी बन गया। 10वें से 5वें पायदान पर चल करके इकोनॉमी के अंदर चला आया। हमने अपने अंदर जो बजट की साइज की बात करें तो बजट भी हमने 189% के साथ बढ़ाकर 45.05 करोड़ रुपए कर दिया, लाख करोड़ रुपए कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो जो पहले 1.88 लाख करोड़ था, जो कुल बजट का 12.4% था, उसे 433% बढ़ाकर 10.01 लाख करोड़ कर दिया, जो कुल बजट का 22.2% है। अर्थात इस कालखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल बजट का 1/4 पैसा खर्च किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डेटा के अनुसार अगर कंपैरिजन करते हैं तो हर सरकार की अपनी प्रायोरिटीज में इस सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गजब की प्रायोरिटीज रही हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जानकारी समझ में आ जाए तो इसके आधार पर आप अपना कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? तो देखिए, कंक्लूजन सिंपल सा है कि अगर हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो कंपनीज तेजी से आएंगी, एफडीआई भारत के अंदर बढ़ने लगेगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और मजबूती देगा, और भारत का युवा बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उन बढ़िया कंपनीज में अच्छे रोजगार के अवसर पा सकेगा। और अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2047 तक अगर हम एक एम्बिशियस टारगेट रखते हैं कि आजादी के 100वें साल पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो वो सपना भी आप और हम एक साथ पूरा कर पाएंगे। देखने वाली बातें होंगी कि सरकारें किस दिशा में कैसे आगे चलती हैं, लेकिन सरकार कोई सी भी हो, वो हमेशा देश की विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए ही कार्य करती हैं। फिलहाल के लिए इतना।